बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। हम इस पाठ्य पुस्तक को हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। हमारी आज का जो लेखन है इकाई 3 का व्यवहारिक लेखन है और व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत हम सह-व्रत यानी बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, जैसे ही आप क्या करते हो, कक्षा 12 से बाहर निकलोगे। अभी आप कक्षा 11 में हैं। कक्षा 12 से जैसे ही बाहर निकलोगे और बाहर निकलने के बाद कुछ बच्चे सीधे ही प्री प्रोफेशनल डिग्री में चले जाते हैं लेने के लिए, कुछ बच्चे एकेडमिक डिग्री में चले जाते हैं, क्योंकि हम सबको रोज़गार की आवश्यकता होती है। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, कक्षा 11 जो होती है वो हमारे करियर का एक द्वार होता है, यानी प्रवेश द्वार होता है। हम कक्षा 11 के अंतर्गत ही हम वो विषय लेते हैं जिन विषय से हम अपना करियर बनाएंगे, यानी अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। पिछली कक्षा में हमने सह-व्रत बायोडेटा लेखन इसके बारे में जाना कि किस तरह नरेंद्र नाम का एक बच्चा होता है और वो कॉलेज से निकलता है और वो क्या बनना चाहता है। वो मार्केटिंग में कुछ काम करना चाहता है, मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। वो जगह जगह अपने क्या करता है, अपना जो सह-व्रत है वो डालता है, आवेदन जो भी निकलते हैं उनको भर के भेजता है, लेकिन या तो उसका आवेदन निरस्त हो जाता है या उसको नकारात्मक उत्तर मिलता है। उसका क्या कारण है, वो उसके चाचा जी जो कि एक मानव संसाधन विकास में विभाग में बहुत बड़े अफसर हैं, वो बताते हैं कि तुम जो अपना सह-व्रत है वो सही नहीं बनाते हो, इस कारण तुम्हारा आवेदन निरस्त हो जाता है। तो नरेंद्र को वो सह-व्रत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आज वो नरेंद्र उनसे कुछ और प्रश्न पूछ रहा है। आज वो नरेंद्र को बताएंगे कि सह-व्रत बनाने के लिए किस तरीके से, मतलब सीक्वेंस से, लाइन से किस तरह से व्रत बनाया जाता है, उसके बारे में आज नरेंद्र को नरेंद्र के चाचा जी बताएंगे, जो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या सह-व्रत के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है। यानी नरेंद्र ने सह-व्रत के संबंध में बहुत सारे प्रश्न उससे पूछे जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब नरेंद्र अगला प्रश्न पूछ रहा है। जब उसके चाचा जी कहते हैं कि तुम्हारा सह-व्रत मुझे ला के दिखाओ, तो दिखाता है, तो चाचा जी कहते हैं तो बहुत गलत बना हुआ है, तुम मार्केटिंग में जाने का काम कर रहे हो। मैंने जब तुम मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो मार्केटिंग के लायक है ही नहीं तुम्हारा सह-व्रत। तो नरेंद्र उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि मैं किस तरह अपना सह-व्रत बनाऊँ। तो अगला प्रश्न पूछता है, क्या सह-व्रत के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है। यानी जो हम बायोडेटा बना रहे हैं उसका आकार या प्रकार को लेकर भी कोई नियम है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, जिस तरीके का आवेदन होता है हमें सह-व्रत उसी प्रकार का बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक सह-व्रत बना के रख लिया अपना बायोडेटा और कोई भी आवेदन आए हम उसमें भर दें और अपना वो बायोडेटा उसमें डाल दें। जो चीज़ आवेदन में पूछी गई है, जो चीज़ विज्ञापन में पूछी गई है, हमें वही चीज़ उसमें डालनी होगी। तो इस आकार प्रकार को लेकर भी नरेंद्र का प्रश्न है अपने चाचा जी से। तो चाचा जी ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सह-व्रत न तो ज़रूरत से अधिक लंबा हो और न ही ज़्यादा छोटा हो। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक ज़रूरी चीज़ें आने से रह जाएगी। दूसरी ओर यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नज़रअंदाज कर देगा। देखो बच्चों, जो विज्ञापन निकलता है वो भी क्या है, पदों के हिसाब से निकलता है। 5 पदों के लिए विज्ञापन है, 10 पदों के लिए विज्ञापन है, और साथ ही पद के अनुरूप निकलता है। यानी उच्च अधिकारी का पद है, निम्न अधिकारी का पद है, या किसी कर्मचारी का पद है, या उससे भी निम्न कर्मचारी का पद है। उसी के अकॉर्डिंग जो विज्ञापन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या भरना होता है, सह-व्रत भरना होता है। तो यहाँ जब आकार प्रकार के बारे में जब नरेंद्र अपने चाचा जी से पूछ रहा है तो वो कहते हैं इसका कोई निश्चित नियम तो होता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सह-व्रत यानी बायोडेटा होता है, जो ना तो ज़रूरत से अधिक लंबा हो, यानी कि उसमें पूरे अपनी जानकारी आपने दे दी, अपनी शैक्षिक जानकारी, प्रशैक्षिक जानकारी, अपना अनुभव, ये सारी जानकारी दे दी। इसके अलावा अपने परिवार की जानकारी उसमें नहीं देनी है, यानी बहुत अधिक लंबा उसको नहीं बनाना है। और यदि बहुत ही संक्षिप्त हुआ, यानी उसमें बहुत छोटा सा ही बना दिया, अपना नाम, पिता का नाम और साथ ही शैक्षिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता, अपना अनुभव नहीं लिखा, अपनी हॉबीज़ नहीं लिखी, अपने सर्टिफिकेट नहीं लिखे, तो ये भी क्या है, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें उसमें आने से रह जाएगी। यानी हमको जो अपना बायोडेटा बनाना है, सीधी साधारण भाषा ये है कि हमको यदि अपना बायोडेटा बनाना है तो हमको आवेदन के अनुरूप, विज्ञापन के अनुरूप अपना बायोडेटा बनाना होगा। दूसरी ओर यदि वो बहुत लंबा हुआ हमारा बायोडेटा तो उसमें पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नज़रअंदाज कर जाएगा। इतने सारे, एक पद के लिए ही मान लो एक पद है, उसके लिए 100 आवेदन पत्र आ गए तो वो पढ़ेगा, और बहुत लंबा हुआ तो वो क्या करेगा, फालतू चीज़ों को छोड़ेगा, और उस फालतू चीज़ के अंदर उनकी हो सकता हो कोई ज़रूरी चीज़ भी रह जाए। इसलिए हमेशा जो बायोडेटा होता है वो आवेदन के अनुरूप ही बनाना चाहिए।
लेकिन चाचा जी आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुण तो बता ही सकते हो। अब नरेंद्र अपने चाचा जी के पीछे ही पड़ गया कि चाचा जी आपको तो बहुत ही अनुभव है, आप मानव संसाधन विकास विभाग में इतने बड़े अफसर हैं, तो आप इसके मुझे कुछ गुण बताइए। गुण मतलब कुछ मुझे इसके नियम बताइए कि मैं किस तरीके से अपना सह-व्रत तैयार करूँ। अब देखो, अब चाचा जी बता रहे हैं, बेटे ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। बहुत साधारण सी और बात है और बहुत नेचुरल बात है ये कि जब पद ऊंचा होगा तो उसके लिए उम्मीदवार कम होंगे, क्योंकि उसमें अनुभव और योग्यताएं अत्यधिक मांगी जाएगी। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना सह-व्रत भेजेंगे। क्यों? ये मैनेजिंग डायरेक्टर का पद है, ये बहुत ऊंचा पद होता है कंपनी में। यदि इसके लिए आवेदन निकला है तो गिनती के लोग ही अपना सह-व्रत यानी अपना बायोडाटा भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अनुभव मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? अनुभव मांगा जाता है। तो नए जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज से अभी निकले हैं, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले कंपनी में काम किया हुआ है। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। कौन से? मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे जो जाएंगे, ये इन लोगों को अच्छी योग्यता होगी, इनके अच्छा अनुभव होगा, यही उसमें जा सकते हैं। कॉलेज से निकले विद्यार्थी इसमें नहीं जा सकते। अब आगे देखो, अतः इस स्थिति में सह-व्रत यदि 9-10 प्रश्नों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। क्यों? यदि मैनेजिंग डायरेक्टर का पद के लिए कोई विज्ञापन निकलता है और उसके लिए जो लोग आवेदन करते हैं, यदि वो अपना आवेदन 9 या 10 प्रश्नों का करते हैं, क्योंकि वो उसमें अपना अनुभव भी लिखेंगे, अपनी हॉबीज़ भी लिखेंगे, कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या काम किया है उन्होंने, कौन कौन से मेडल मिले हैं उनको और कौन कौन सी योग्यता के आधार पर उनको प्रमोशन मिला, तो वो सारी बातें लिखेंगे। और उसके लिए कम उम्मीदवार आएंगे और चाहे वो यदि उनका बायोडाटा या सह-व्रत 9 या 10 पेज का हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि सह-व्रत 2 या 3 प्रश्नों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। अब चाचा जी बता रहे हैं, यदि नीचे के पद के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर से नीचे के पद के लिए जिसमें किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यदि इस तरीके का कोई विज्ञापन या विज्ञप्ति निकलती है तो उसके लिए क्या है, बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। और उसके लिए भी यदि एक एक व्यक्ति 9-9, 10-10 पेज का सह-व्रत बना देगा, अपना बायोडाटा बना देगा, तो पढ़ने वाला कहाँ तक पढ़ेगा? वो अपना धीरज खो बैठेगा और जो देखेगा ये भी फालतू, तो उसमें क्या है, अच्छी चीज़ें उसमें नज़रअंदाज हो जाएगी। तो इस तरीके के यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन आता है और तो क्या होता है, बड़ी संख्या में आवेदन जाते हैं, तो यहाँ पर सह-व्रत क्या है, 2 या 3 प्रश्नों का ही होना चाहिए। अधिक लंबा सह-व्रत यदि होगा तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो बैठेगा। और जो नए बच्चे हैं, जो कॉलेज से अभी निकले हैं, उनको इतना अनुभव भी नहीं है और उनके पास सह-व्रत बनाने के लिए इतनी सारी योग्यताएँ भी नहीं होगी। उनके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक योग्यताएँ, प्रशैक्षिक योग्यताएँ, अपने सर्टिफिकेट्स होंगे जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में जो भी उन्होंने खेल खेले हैं या जो भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया, वो सर्टिफिकेट होंगे। अनुभव होगा नहीं, कोई प्रमोशन उनको मिला हुआ नहीं होगा, तो उनका सह-व्रत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इसलिए नीचे के पद के लिए जो आवेदन दिया जाता है उसमें सह-व्रत 2 या 3 पृष्ठ का ही होना चाहिए। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है उनका सह-व्रत 2 या 3 प्रश्नों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। यानी अब नरेंद्र के अपने चाचा की बात समझ में आ गई कि जो मेरी तरह जो बच्चे कॉलेज से निकले उनका सह-व्रत 2 या 3 प्रश्नों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, चाचा जी बोले, हाँ मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो, मतलब सामान्य तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम्हारा जो सह-व्रत है वो 2 या 3 पेज का होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी कॉलेज से निकले हो। और ज़्यादा क्या है, किस पर निर्भर करता है, आवेदन पर निर्भर करता है कि आवेदन किस तरीके का है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है। और एक और बात, सह-व्रत साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। देखो बच्चों, कंप्यूटर अब आया है, पहले समय में कंप्यूटर नहीं था। जब फॉर्म भरे जाते थे तो हाथ से ही लिखा जाता था, आवेदन पत्र को पूरा भर दिया जाता था और हाथ से सारा भरा जाता था। और जो भी सह-व्रत या बायोडाटा होता था उसको भी हाथ से बना करके पीछे अटैच कर दिया जाता था फॉर्म के। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमारे पास कंप्यूटर है। क्या है, कंप्यूटर से टाइप होता है सब। उससे पहले उससे पहले जो टंकन मशीन हुआ करती थी, जिसको टाइपराइटर कहते हैं, टाइपराइटर से टाइप करके अपना सह-व्रत बनाया जाता था। पहले हाथ से बनाते थे, फिर टाइपराइटर से बनाने लगे और आजकल कंप्यूटर मुद्रित होता है। यानी कंप्यूटर से जो टाइप करके बनाया जाता है, जो सह-व्रत बायोडाटा, वो बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। और उसको मान लो ऑनलाइन भेजना है तो उसको PDF में बना करके, आप सबको ही आता होगा, PDF में बना करके हम उसको कंपनी को भेज सकते हैं। अगर हमको उसको सीधा बड़े पेपर पे बनाएंगे और बड़े पेपर को डायरेक्ट हम कंपनी को ईमेल नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा पेपर कैसे ईमेल करेंगे जब तक उसको PDF में नहीं डालेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ चाचा जी बताना चाहते हैं कि यदि
तुमको आजकल का जो समय है, कंप्यूटराइज समय, आप उसको अपने जो सेवरत को, अपने बायोडाटा को क्या करिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और उसको ईमेल कर दीजिए। तो इस तरह कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए, यानी कंप्यूटर से उसको टाइप किया हुआ आना चाहिए साफ साफ। बिल्कुल व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपने नाम में ही जहाँ छोटी की मात्रा लगानी है बड़ी ई की लगा दो, या इंग्लिश में आप टाइप कर रहे हो आई की जगह आप ई कर दो। बच्चे कई बार क्या करते हैं, आई और ई में कंफ्यूज हो जाते हैं, जी और जे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी लगेगा कि जे लगेगा। तो इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं रखनी है। यदि आपको हिंदी में टाइप करना है तो आप छोटू ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में कंफ्यूज नहीं होंगे। आधा अक्षर और पूरे अक्षर में कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि आपको व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर करना है। ये बातें छोटी लग सकती है, ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी है कि हमने आई और ई कर दिया, क्या फ़र्क पड़ गया। आई और ई का दोनों का अंतर होता है, आई क्या होता है और ई क्या होता है। दोनों ये वाली ई नहीं होते हैं, दोनों आई और ई अलग अलग होते हैं। दोनों के हिंदी में जो अलग अलग मायने अलग अलग निकलते हैं। तो ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती है। ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन कोई अच्छी तरह पढ़ने वाला, यदि किसी का बायोडाटा अच्छी तरह पढ़ने वाला हुआ, वहाँ जो आपका आवेदन पत्र चेक कर रहा है, आपका बायोडाटा चेक कर रहा है, वो अच्छी तरह अगर यदि उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि इसको तो ये सभी नहीं आता है, तो ये हमारी कंपनी में आकर के हमारा क्या काम करेगा, हमारी कंपनी को ख़राब और करेगा। तो नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई। यदि व्याकरण संबंधी हम छोटी छोटी भूलें करेंगे तो क्या होगा, जो नियोक्ता है, जो हमको नियुक्त कर रहा है, जो हमारा आवेदन पत्र पढ़ रहा है, जो हमारा बायोडाटा पढ़ रहा है, वो कहेगा उम्मीदवार जो भेजने वाला है तो लापरवाह है, इसको परवाह ही नहीं है, ये आवेदन पत्र ही इस तरीके का भेज रहा है, अपना बायोडाटा ही इस तरीके का भेज रहा है, तो ये क्या न्याय करेगा हमको। और फिर उसकी शिक्षा दीक्षा या फिर ढंग से नहीं हुई, ये हमारी कंपनी के लायक नहीं है और उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया, चाचा जी शुरू में आपने कहा था कि सैव्रत व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। अब देखो, अब नरेंद्र आज उसने अपने चाचा जी को पकड़ ही लिया है, वो सारी बात पूछ के ही रहेगा। तो उसने चाचा जी से कहा, चाचा जी शुरू में आपने कहा था सैव्रत यानी बायोडाटा व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। सिलसिलेवार समझ रहे हो ना, यानी नंबर से, ये नाम, पता, पिता नाम के बाद पिता का नाम। आजकल तो माता का नाम पहले आने लगा है, माता का नाम, पहले माता का नाम नहीं लगाया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, अपना नाम, उसके नीचे माता का नाम, जन्म तिथि, फिर उसके बाद में आप जहाँ रहते हैं अपना मूल निवास स्थान भी पूछा जाता है, उसके बाद अपना पता पूछा जाता है, फिर उसके बाद आती है शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यताएं, और जो आपकी अर्हताएं हैं, जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपके अन्य प्रमाण पत्र है या सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें आपसे किस में पूछी जाएगी, अपने बायोडाटा में पूछी जाएगी। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने पहले कहा था सिलसिलेवार संकलन है, यानी कि नंबर से, क्रम से हमको हर चीज़ लगानी है। क्या आप इसे और समझाएंगे, सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार होना चाहिए, यानी किस प्रकार हम अपनी सूचना दें। यानी सबसे पहले अपना नाम लिख दिया, नाम के नीचे पता लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम होना चाहिए, नाम के नीचे माता या पिता का नाम होना चाहिए, अपनी जन्म दिनांक होनी चाहिए, और जन्म दिनांक के बाद में अपना जो मूल स्थान है वो होना चाहिए, और उसके बाद में हम कहाँ रहते हैं, उसके बाद में अपना पता, और फिर शैक्षिक योग्यताएँ, प्रशैक्षिक योग्यताएँ। शैक्षिक योग्यताओं के साथ में विश्वविद्यालय, कहाँ से आपने डिग्री ली है, कहाँ से डिप्लोमा किया है, प्रशैक्षिक योग्यता, कौन सी प्रशैक्षिक योग्यता है, कौन सी श्रेणी में पास की है, किस प्रकार प्राप्त की है, कौन से आपके पास अन्य योग्यताओं में कौन से प्रमाण पत्र क्या है, ये सब चीज़ें सिलसिलेवार इसमें भरनी चाहिए। तो ये चाचा जी से पूछ रहा है कि सूचनाओं का सिलसिला में हम किस प्रकार भरें। अब चाचा जी देखो क्या कह रहे हैं, चाचा जी अपनी अनुभव सिद्ध वाणी में बोले, बेटे सैव्रत सूचनाओं का एक अनुशासित प्रभाव है। जो बायोडाटा है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी जो सूचनाएं, व्यक्ति विशेष की जो सूचनाएं, उसका एक अनुशासित प्रवाह है, यानी डिसिप्लिन में हम उस चीज़ को लिखते हैं। यानी इनडिसिप्लिन हम नहीं लिख देते हैं, अनुशासित हम उसको नहीं लिखेंगे, जैसे शुरू में ही लिख दिया पिता का नाम, फिर पता, फिर अपना नाम, इस तरीके से हम उसको नहीं लिख सकते हैं। यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। किसमें, जो हमारा बायोडाटा या हमारा सैव्रत है उसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों होने चाहिए। बच्चों ये आज आप यहाँ सीख लोगे, हम अगली कक्षा में सीखेंगे कि बायोडाटा किस प्रकार बनेगा। यहाँ तो हम बता रहे हैं, मतलब वो बना हुआ जो बायोडाटा है मैं आपको अगली कक्षा में बताऊँगी, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि बायोडाटा बनता कैसे है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आप जब अपनी शिक्षा है उसको कंप्लीट कर लें, पूरी कर लें, और उसके बाद जब आप कभी कहीं कोई विज्ञापन निकले उसके लिए आप आवेदन करें तो आपको बायोडाटा बनाने में कोई परेशानी नहीं हो।
अब देखो कैसे होना चाहिए प्रवाह और अनुशासन। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है? व्यक्ति के परिचय से होती है, सबसे पहले अपने नाम से होती है। और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण उपलब्धियाँ, कार्यतर गतिविधियाँ जो अभी चल रही है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी टंकन की या कंप्यूटर सीख रहा हूँ, या कंप्यूटर में मैंने ये सब कुछ कर लिया है, क्या मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, या मैं नेशनल लेवल पे ये वाला गेम खेल रहा हूँ। इस तरीके की कोई भी कार्यतर जो गतिविधि है जो आप अभी कर रहे हैं वर्तमान में, इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। समझ में आ गया? प्रवाह सबसे पहले व्यक्ति के परिचय से प्रारंभ होता है। व्यक्ति के परिचय में स्वयं का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म स्थान लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह स्थान, मूल स्थान जहाँ वह रह रहा है, इसके अलावा पता, ये सब चीज़ें जब उसकी हो जाती है तो उसके बाद में उसकी शैक्षणिक योग्यता आती है। शैक्षणिक योग्यता में कौन कौन सी कक्षा, कौन कौन सी विद्यालय से या कौन कौन सी बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, कौन सी श्रेणी में प्राप्त की है, और कितने कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट से पास किए, वो सारी शैक्षणिक योग्यता लिखी जाएगी। उसके बाद अनुभव लिखा जाएगा कि आपको मार्केटिंग का क्या कुछ अनुभव है, या आप जिसमें मतलब आवेदन दे रहे हैं उस नौकरी के लिए आपको कोई अनुभव है। और प्रशिक्षण, आपने प्रशिक्षक योग्यता कौन सी प्राप्त कर रखी है आपने प्रशिक्षण में, वो लिखनी होगी। कार्यतर गतिविधियां, जो अभी आपकी गतिविधियां चल रही है प्रेजेंट में, वो आपको लिखना होगा। इन सब पड़ावों को पार करते हुए जो स्वयं या बायोडेटा है अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी संपूर्ण होता है। स्वयं के जो अवयव मैंने तुम्हें बताए हैं वे केवल उदाहरण के लिए हैं, आवश्यकता के अनुसार इनमें फेरबदल भी किया जा सकता है। अब चाचा जी ये कह रहे हैं कि जो अनुभव मैंने आपको बताए हैं, व्यक्ति परिचय, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव, और अनुभव के अलावा अपनी कार्यतर जो भी आपकी उपलब्धियां हैं जो आप कर रहे हैं, तो चाचा जी कह रहे हैं ये मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया, ये जो सिलसिलावार बताया है, ये केवल उदाहरण के लिए बताया, आवश्यकता के अनुसार इनमें फेरबदल किया जा सकता है। यानी कंपनी क्या चाहती है, जो विज्ञापन आया है वो हमसे क्या चाहता है, उसके अनुसार इसमें फेरबदल किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए। अब देखो, अब नरेंद्र सबसे पहले जो व्यक्ति परिचय उसके बारे में जानना चाह रहा है कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या होना चाहिए। अब चाचा जी ने समझाया, व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती है। अब इसमें देखो अपने पिता का नाम, माता पिता का नाम, देखो नीचे दे रखा है कि व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। यानी सबसे पहले यदि आप कंप्यूटर से उसको मुद्रित करवाओगे तो सबसे पहले उम्मीदवार का नाम, फिर जन्म तिथि, उसकी उम्र, पत्र व्यवहार का जो पता है, टेलीफोन नंबर, ईमेल का जो पता है, वो ये सूचनाएं होती है। और व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि के साथ साथ माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए वो भी आप देख लो। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहाँ एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्म तिथि के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। आपकी कक्षा में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, एक नाम के कई बच्चे होते हैं ना, फिर और उनकी जो सरनेम लगा हुआ होता है वो भी एक ही होता है। तो हम कैसे डिफरेंस करते हैं उसमें नाम में? केवल पिता के नाम और जन्म तिथि के आधार पर उसमें डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ चाचा जी ने बताया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए। उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता, ये सूचनाएं। और व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि जहां एक आवेदन के लिए, मतलब एक विज्ञापन के लिए बहुत सारे जब आवेदन आ जाते हैं एक पद के लिए, तो क्या होता है कई जगह उनके एक ही नाम होते हैं, तो एक नाम होने से क्या आपस में गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर या जन्म तिथि के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है या अलग अलग उसको रखा जा सकता है। नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया, चाचा जी व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए? जबकि चाचा जी सारे अवयव बता चुके हैं, व्यक्ति परिचय के बाद शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव, लेकिन वो हर चीज़ को डिटेल में जानना चाहता है। तो उसने अब पूछा, चाचा जी अब व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की मतलब जो सूचनाएं वो उसमें सेवरत में डालनी चाहिए? तो चाचा जी बता रहे हैं, यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है। अब देखो चाचा जी ने क्या बात बताई है, यदि व्यक्ति बहुत अनुभवी है और बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है तो व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद क्या है अपना अनुभव डाला जा सकता है। आप में से भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज
से निकल करके और 2-3 साल कुछ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और फिर बड़े पद के लिए वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो वो जो 2-3 साल का उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव को तुरंत व्यक्ति परिचय के बाद डालें। लेकिन जो कॉलेज से निकले हुए बच्चे हैं, जो अभी निकले हैं जो बच्चे, लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले, उन व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। किसकी चर्चा करनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यताओं की। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कॉलेज से निकलते हैं और कॉलेज से निकल के अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में जैसे 2-4 साल वहाँ पढ़ा लिया, उसके बाद में वो बीएड कर लेते हैं और बीएड करने के बाद में जब वो कहाँ जाते हैं और बीएड करने के बाद में जब गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वो अपने अनुभव को सबसे पहले लिखते हैं कि हमें 5 साल का अनुभव है, हमें 6 साल का अनुभव है, तो इस अनुभव को लिखा जाता है। लेकिन जो बच्चे तुरंत कॉलेज से बाहर निकलते हैं उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए कि कक्षा 10 से हम अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करना शुरू करते हैं कि कक्षा 10 हमने कहाँ से पढ़ी, कौन से बोर्ड से पढ़ी, हमें कितने % मार्क्स मिले, कौन सी श्रेणी आई, कक्षा 11 में हमारे पास क्या क्या विषय थे और किस किस विषय में हमारी क्या क्या श्रेणी आई और कितने % मार्क्स आए, इस तरह 12 का, और फिर आपने क्या क्या कॉलेज में पढ़ा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए। समझ में आ गया? इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी और उस टेबल में आपको ये सब लिखना होगा कि कौन कौन सी कक्षा कौन कौन से सन में, इसमें सन नहीं दिया हुआ, आपको सन भी उसमें लिखना पड़ेगा कि ये कक्षा मैंने इस सन में इस श्रेणी से इतने प्राप्तांक के माध्यम से इस बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैंने पास की। तो ये सारी चीज़ें, संबंधित परीक्षा का वर्ष लिखा हुआ है, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख इसमें अवश्य होना चाहिए। यानी एक टेबल बना करके ये सब चीज़ अपने सैवृत में अंकित होनी चाहिए। नरेंद्र ने सवाल किया, पढ़ाई लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है, मगर कार्यतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? मतलब पढ़ाई लिखाई, अनुभव, प्रशैक्षिक योग्यता की तो भाई जरूरी है, ये सब चीज़ तो मतलब आवेदन में भरनी होगी, लेकिन कार्यतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? अब इसके लिए चाचा जी आगे बताएंगे। चाचा जी सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे। वे खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है। कार्यतर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती है और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। देखो, अब नरेंद्र ये कह रहा है भाई शैक्षिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता जो हमने प्राप्त कर लिया है उसके बारे में तो हम नियोक्ता को बता देंगे, यानी आवेदन में लिख देंगे, लेकिन कार्यतर गतिविधियां बताना क्यों जरूरी है? तो चाचा जी सोफे पर से उठ करके थोड़ा चहलकदमी करने लगे, बैठे बैठे बता रहे थे बहुत देर से उसको, फिर खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, जब नियोक्ता यानी जो नियुक्त करने वाला है वो क्या करता है, उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी प्रशैक्षिक योग्यता, उसकी कार्यतर गतिविधियों को भी वो जानना चाहता है और कार्यतर गतिविधियों के माध्यम से वो क्या करता है, उम्मीदवार के व्यक्तित्व को अच्छी तरह परख लेता है और उसे उसकी जानकारियाँ मिलती है, मतलब इस पद के लिए वो सही है या नहीं है, उसकी योग्यता को तय करना एक नियोक्ता के लिए बहुत आसान हो जाता है यदि हम अपने सैवृत में अपनी कार्यतर गतिविधियां लिख दें। तो जैसे मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो यह माना जा सकता है उसकी उसमें टीम की भावना अवश्य होगी। मान लो किसी ने अपना आवेदन पत्र लिखा, शैक्षिक प्रशैक्षिक गतिविधियों के अलावा उसने लिख दिया कि मैं अभी हाल फिलहाल फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ, नेशनल के लिए खेल रहा हूँ या मैं अपने स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, तो जो नियोक्ता है उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो फुटबॉल टीम का, यानी टीम किसी भी गेम का हो, किसी भी मतलब उसका हो, कार्य क्षेत्र का हो, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति, इसके अंदर टीम की भावना अवश्य होगी। अगर किसी भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं तो इससे उसकी वाक्पटुता और संभाषण कला का पता चलता है। यदि वो लिख दे कि मैंने अभी यहाँ वाद विवाद में ये वाली सर्टिफिकेट जीता है या ये इनाम जीता है मैंने। आजकल आप लोग देख रहे हो बच्चे स्कूलों में MUN करते हैं, तो उससे क्या है, जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बच्चों में नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, जो उसमें बच्चों में जो योग्यताएँ आती है, जो जानकारी उनको मिलती है, उससे भी इस चीज़ का पता चलता है कि बच्चे कितने होशियार हैं। तो भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं, इसकी वाक्पटुता और संभाषण कला का पता चलता है कि व्यक्ति बोलने में कितना होशियार है। मतलब कहीं 5
5 आदमियों के सामने यदि कोई प्रोजेक्ट है बोलना पड़े उसको कंपनी की तरफ से, तो बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। यदि तुम्हारी ऐसी कोई गतिविधि है या हॉबी हो जो तुम्हारी उम्मीदवारी को सबल बनाती हो तो उनकी चर्चा करना मत भूलना। तो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं यदि तुम किसी मतलब कि किसी खेल के खिलाड़ी हो या तुम किसी भाषण या विवाद में ढेरों पुरस्कार तुमको मिल चुके हैं तो उसकी चर्चा करना तुम अपने सैव्रत में कभी भी मत भूलना। यदि तुम्हारी कोई हॉबी हो या तुमने कोई ढेरों पुरस्कार जीते हो या कोई सर्टिफिकेट जीते हो तो उसकी चर्चा करना कभी भी आवेदन में मत भूलना। आगे देखो, अब नरेंद्र बोल पड़ा, चाचा जी मुझे तो भाषण और वाद विवाद में ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, पर्यटन का भी मुझे शौक है, क्या मुझे अपने सैव्रत में इनकी चर्चा करनी चाहिए? अब देखो नरेंद्र कह रहा है, नरेंद्र ने आज से आज तक अपने बायोडेटा या सैव्रत में इसकी चर्चा नहीं की, जबकि नरेंद्र वाद विवाद में भी बहुत सारे पुरस्कार जीत करके लाया था। पर्यटन का भी उसे शौक था। जो व्यक्ति पर्यटन का शौकीन होता है वो वहाँ की सारी जानकारियाँ प्राप्त करके लाता है, फोटोग्राफी के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से या लेखन के माध्यम से। तो वो बता रहा है कि मैं वाद विवाद में मैंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, साथ ही मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, क्या मुझे अपने बायोडेटा या सैव्रत में इसकी चर्चा करनी चाहिए? अब चाचा जी इसको क्या कह रहे हैं? चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे? यानी अब तक तुमने जो बायोडेटा बनाया उसमें अपने पुरस्कारों के बारे में नहीं लिखा, अपनी वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में नहीं लिखा, अपने पर्यटन के बारे में नहीं लिखा, जब तो तुम बार बार क्या हो रहा है, तुम्हारा आवेदन निरस्त हो रहा है और बार बार फेल हो रहे हो तुम। तो आगे चाचा जी कह रहे हैं, अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, आर्केटिंग में तो बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए। अच्छे से यदि व्यक्ति बोलेगा तो जो सामने वाला है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ग्राहक को प्रभावित करेगा। और इसके साथ ही यदि पर्यटन का अनुभव होगा, घूमने फिरने का, तो मार्केटिंग में बहुत अच्छा अपना नाम कमा सकता है और कंपनी को आगे ले जा सकता है। तो अब चाचा जी कह रहे हैं, अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो, मार्केटिंग में अगर काम करना चाहते हो, जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं उन लोगों को क्या है, कंपनी की तरफ से बार बार बाहर टूर पे जाना पड़ता है, अलग अलग जो लोग होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, अलग अलग कंपनियों के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, अपनी कंपनी का जो माल है वहाँ बेचने के लिए अपने कंपनी के बारे में बताना पड़ता है और जगह जगह जहाँ घूमना पड़ता है उनको। तो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं तुम्हारे पास पर्यटन का भी अनुभव है और भाषण वाद विवाद का भी अनुभव है, फिर भी तुमने उसका जिक्र किसमें नहीं किया, अपने सैव्रत में नहीं किया। यदि तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से बहुत आगे ले जा सकती है, यदि तुम सैव्रत में इसका क्या करो, इसका भी जिक्र करो। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाकपुट हो और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो। यानी कि नरेंद्र मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में ही जाना चाहता था और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में वो लोग ही सफल होते हैं जो तो या तो वाकपुट हो यानी बोलने में बहुत अच्छे हो, उन्हें बहुत अच्छा बोलना आता हो, और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो यानी बोल करके सामने वाले को प्रभावित करें और घूम फिर करके जिन्हें सब जगह की जानकारी हो। जो व्यक्ति जितनी जगह घूमेगा फिरेगा उतनी ही जानकारी उसे प्राप्त होगी। आगे देखो, चाचा जी को अचानक एक और बात याद आई। सैवत में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो, क्या नहीं हो, रिश्तेदार ना हो, मगर उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित हो। अब चाचा जी उसको ये कह रहे हैं, जब हम अपना सैव्रत बनाते हैं तो ये सब चीज़ें तो लिखनी है, इसके अलावा हम 2-3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के नाम पते भी दे सकते हैं जो उम्मीदवार के क्या हो, रिश्तेदार नहीं हो, यानी मिलने जो मतलब रिलेटिव नहीं हो, लेकिन उसकी योग्यताओं और क्षमताओं से परिचित हो। ऐसे बड़े लोग हों, विधायक हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, ऐसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं, कोई जज हो, इस तरीके के जो लोग हों जो तुम्हारी योग्यताओं क्षमता से परिचित हो लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हो, उनका आप नाम पता अपने सैव्रत में दे सकते हो। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हैं जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तो यह सोने पे सुहागा वाली बात है। यानी हम अपने आवेदन में उन लोगों का जिक्र भी कर सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं हो लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो उनके नाम पते भी हम अपने किसमें, अपने सैव्रत में उनका जिक्र कर सकते हैं। अब देखो आगे नरेंद्र क्या कहता है, मगर चाचा जी जो उम्मीदवार पहले से ही कहीं काम कर रहे हो तो वो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे, मगर वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत निकले और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से उनका परिचय नहीं हो। भाई नरेंद्र कह रहा है जो उम्मीदवार पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को तो ये प्रतिष्ठित लोग जानते हैं, लेकिन हम तो क्या अभी अभी कॉलेज से निकले, हमको कौन जानेगा। तो हम कैसे इन संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से जिनसे हमारा परिचय नहीं है उनका हम नाम पता कैसे दें। भाई जिन लोगों के पास अनुभव है वो तो बता देंगे, अपना आवेदन पत्र भरेंगे, जो अपने सैव्रत में लिख देंगे कि उन प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास मैंने काम किया, उनके द्वारा मुझे ये पुरस्कार मिल चुका है या उस कंपनी में मैंने काम किया। लेकिन हम जैसे लोग क्या करें, मतलब हम तो किसी भी कंपनी के लोगों को जानते नहीं हैं। तो आगे चाचा जी उसको बताते हैं,
चाचा जी का उत्तर था जो कॉलेज से तुरंत निकले उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। जो तुरंत कॉलेज से निकले, तुम किसी अच्छे कॉलेज से निकले हो तो उसमें लिखो कि हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे समय में ये प्रिंसिपल थे, ये प्रोफेसर थे, उनके नाम पते देने चाहिए, क्योंकि वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। क्योंकि कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसर की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि मान लो किसी भी नियोक्ता को किसी भी आवेदनकर्ता के बारे में मालूम करना हो या नौकरी पाने वाले व्यक्ति के बारे में मालूम करना हो जो अभी अभी कॉलेज से निकला हो, तो किससे पता करेगा? वो उसके प्रिंसिपल या प्रोफेसर से पता करेगा। प्रिंसिपल या प्रोफेसर बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और प्रोफेसर के साथ में बच्चे बहुत लंबे समय तक अटैच रहते हैं। हम भी अपने टीचर से बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी जो राय होती है उसको नियोक्ता बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी रूप में कई वर्षों तक नज़दीकी से देखा परखा होता है। किन लोगों ने? प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने। उनके नाम पते हम दे सकते हैं कि हमारे बारे में उनसे जानकारी प्राप्त कर ली जाए। नरेंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए बोला, चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारियां दी, अब शायद सैव्रत की वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा और शायद अगली बार मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा। अब देखो नरेंद्र ने कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त की अपने चाचा जी से। या तो वो गलत सा अपना छोटा सा सैव्रत बना के बार बार भेज रहा था और बार बार क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, लेकिन अब क्या है, उसकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया। किस तरह सैव्रत बनता है, किस प्रकार अनुशासित तरीके से और सिलसिलेवार सैव्रत को बनाया जाता है। तो चाचा जी को धन्यवाद देते हुए बोला, चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी मुझे दी और अब शायद सैव्रत की वजह से मैं कभी खारिज नहीं होऊंगा, यानी मेरा आवेदन कभी निरस्त नहीं होगा और शायद अगली बार मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा। और नरेंद्र के साथ साथ आपने भी सीखा कि सैव्रत बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो अब देखो चाचा जी फिर मुस्कुराते हुए क्या बोले, धन्यवाद इस प्रकार नहीं दिया जाता है। नरेंद्र ने अपने चाचा जी को कहा ना कि चाचा जी धन्यवाद, तो चाचा जी ने कहा पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा है, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूँ तब तक तुम मुझे अपना एक सैव्रत बनाकर दिखलाओ, मैं भी तो देखूँ मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है। अब देखो चाचा जी, उसने चाचा जी को धन्यवाद दिया कि चाचा जी आपने इतने अच्छी मुझे बहुमूल्य जानकारी दी। तो उन्होंने कहा धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले अपनी मम्मी से कहो मेरे लिए चाय बनाए और चाय लेकर के आओ, फिर आज का अखबार लेके आओ। तुम मैंने अब तक आज का अखबार नहीं देखा, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण यानी आज का जो मैं दैनिक पारायण मतलब आज का मैं जो अखबार पढ़ता हूँ या संपन्न करता हूँ, तब तक तुम अपना एक सैव्रत यानी अपना एक बायोडेटा बनाकर लेके आओ, मैं भी तो देखूँ कि मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर कितना असर आया, तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठा है या नहीं बैठा है। चाचा जी अखबार के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगे और नरेंद्र अपने कमरे में अपना सैव्रत तैयार करने लगा। कैसा सैव्रत तैयार करने लगा? जो सिलसिलेवार अनुशासित सैव्रत तैयार करने लगा, जो उसका चाचा जी ने उसको बताया था। कुछ समय के बाद वह बाहर निकला और चाचा जी के सामने उसने अपना सैव्रत पेश कर दिया। और थोड़ी देर बाद जब तक चाचा जी ने चाय पी, अखबार पढ़ा, तब तक नरेंद्र अपना सैव्रत तैयार करके ले आया, यानी अपना बायोडेटा, और उसने अपने चाचा जी को वो बायोडेटा पकड़ाया। तो देखो बच्चों, आज भी आप भी आज अपना सैव्रत तैयार करने की कोशिश करें। कल मैं आपको बताऊंगी कि नरेंद्र ने किस प्रकार अपना बायोडेटा बनाया है। उससे पहले आज आप अपना बायोडेटा बनाएं, और बायोडेटा बना करके कल जब मैं आपको यहाँ बोर्ड पे वो बायोडेटा पढ़ाऊंगी उससे अपने बायोडेटा का मिलान करें, ताकि आप भी भविष्य में जब कभी किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी दफ्तर के लिए या किसी भी विभाग के लिए आवेदन करें तो उसमें अपना बायोडेटा एकदम सिलसिलेवार और अनुशासित तरीके से बना सके। तो आप अपना बायोडेटा बनाइए और इसे पढ़कर समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।